नमस्कार, आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार में पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना में डेरा जमाए हुए हैं, तो नीतीश और लालू भी रैलियां करने में लगातार जुटे हुए हैं। अन्य दल भी अलग अलग रण क्षेत्रों में चुनावी नारों और जुमलों के जरिए वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दो रण क्षेत्रों तारापुर और मोहनिया का सूरत हाल। तारापुर रण क्षेत्र का जायजा लिया हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने और मोहनिया रण क्षेत्र के लोगों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। तारापुर रण क्षेत्र में 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू की नीता चौधरी विजयी रही थी, जिनको 44,582 वोट मिले थे, जबकि शकुनी चौधरी हार गए थे, जिनको 30,704 वोट ही मिले थे। दोनों नेताओं के बीच वोट का अंतर 13,878 रहा था। मोहनिया रण क्षेत्र में 2010 विधानसभा चुनाव में जदयू से छेदी पासवान ने बाजी मारी और उनको 38,918 वोट मिले थे, जबकि राजद के निरंजन राम को हार का सामना करना पड़ा था और उनको 36,393 वोट ही मिले थे। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और वोटों का अंतर मात्र 2,525 ही रहा था। लेकिन पहले बात करते हैं तारापुर रण क्षेत्र की, जहां पर हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा ने वहां के जमीनी हकीकत का जायजा लिया। डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम रण क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं तारापुर विधानसभा सीट पर। तारापुर विधानसभा सीट जमुई लोकसभा सीट का हिस्सा है और तारापुर का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी है। आज़ादी के समय 15 फरवरी 1932 को यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पे पुलिस थाने में झंडा फहराने के लिए एक प्रयास किया, जिसमें अंग्रेज की गोलियों का शिकार हुए स्वतंत्रता सेनानी, एक बड़ी संख्या पे यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और इसको शहीद स्मारक भवन के रूप में भी जाना जाता है तारापुर को। यही नहीं, यहाँ की राजनीतिक सक्रियता भी बहुत ज़्यादा है, लोग जागरूक हैं। यहाँ पर 80 से 85% लोग खेती पर आधारित हैं। इलाके में हम हैं, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या है मुद्दे इनसे जानते हैं। आपके इलाके के मुद्दे क्या हैं? हम जो बिहार में घूमते आ रहे हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विकास, आपके हिसाब से विकास क्या है? मेरे विकास अनुसार विकास तो जब समग्र विकास होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, तभी इसको पूरा पूर्ण विकास कहा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह? हाँ, मैं महाविद्यालय से आता हूँ तो यह मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। ये ठीक है कि वर्तमान सरकार के समय में वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना भी चाहा, लेकिन वो चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सके। अभी भी बहुत कुछ अधूरा करना बाकी। जमीनी स्तर पर क्या है? जमीनी की कमी एक बड़ी समस्या जो हम बिहार घूमते आ रहे हैं उसमें तमाम महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। लड़के हैं, पढ़ने आते हैं और शिक्षक के अभाव में छात्र सिर्फ नाम लिखाते हैं, हम उसे शिक्षा दे नहीं पाते हैं। लड़के बाध्य हैं कि बाहर में जाकर कोचिंग करें और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। शहर के विकास की अगर बात करें, जाम की समस्या या जल निकासी की समस्या, ये हम जहाँ से जिलों से होते हुए आ रहे हैं, ये समस्याएं हैं। आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो ये समस्याएं हैं क्या इस क्षेत्र की? हमारे यहाँ पूरा जाम की समस्या पूरा है और पानी का निकास तो बिल्कुल नाला बना हुआ है, लेकिन निकास कहीं नहीं है। आप जहाँ खड़ा है, शहीद स्मारक की जगह है, यहाँ नाला भरा हुआ है पानी, और नाला का पानी शहीदों के धरती पर जा रहा है, चिता पर जा रहा है। यही यहाँ का विकास है। अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं, मरीजों को क्या शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है? किस तरह की सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं? अस्पतालों में जिस तरह से सरकारी घोषणा की गई कि यहाँ जनता को बहुत तरह की सुविधाएं मिलेगी, फ्री में दवाइयाँ मिलेगी, डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर अस्पताल में गंदगी भरा हुआ है, पुराना मकान जो है वो ढह रहा है, जो नया मकान बना वो भी पसीज रहा है पानी से। अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो सिर्फ गंदगी नज़र आएगा और जो आप व्यक्ति दिखाने आते हैं तो उनको लगता है कि अब हमसे संभलेगा नहीं संभलेगा, अगर संभलने लायक भी है तो उसको तुरंत रेफर कर देते हैं। तो उनको तो यहाँ सुविधा मिला नहीं उनको। अब इस बीच में अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो रास्ते में टपक जाते हैं। अब किसी का अगर इलाज भी हो रहा है तो अब दवाई के लिए आप बाहर चले जाइए। तो ये सारी असुविधाएँ हैं यहाँ। विकास के नाम पे शहर में क्या हुआ है पिछले इतने सालों में? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो सोच रहे हैं वह ना, और सब गड़बड़ ही है। साथ एजुकेशन को लेके बैठ गए हैं, शिक्षा को नग्न है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आखिर क्या वो कमी है जो लगातार दिखाई दे रही है? शिक्षा के क्षेत्र में दो तरह की बातें। पहली बात तो शिक्षकों की कमी है
और हम शिक्षकों में पढ़ाने के प्रति निष्ठा का भी कम होना, यह भी एक बहुत बड़ी बात की। हम लोग देखते थे पहले शिक्षकों में जो निष्ठा हुआ करती थी छात्रों के प्रति पढ़ाने की, शिक्षकों में आज पढ़ाने के प्रति निष्ठा कम हो गई है, और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे खराब बात है ये, और यह भी एक बहुत बड़ा असर है शिक्षा के पतन होने का। हम जब तमाम शहरों में घूम रहे हैं तो जाम एक समस्या है, जाम के साथ साथ जो तमाम योजनाएं हैं वो अधर में लटकी दिखाई दे रही हैं। क्या यहाँ पे भी ओवरब्रिज या जाम की समस्या को दूर करने के लिए कुछ किया गया? कुछ नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया गया है, न गवर्नमेंट के द्वारा, न ही और किसी भी प्रशासन के द्वारा, न ही कोई जन जागृति ही यहाँ हुई है, और न ही इस प्रकार का कोई भी शहर में, हमारे तारापुर में किसी भी प्रकार का योजना नहीं है जिससे कि यहाँ पर कोई जाम की समस्या को सुलझाया जा सके। किस तरह की योजनाओं पे काम हो रहा है? क्या यहाँ पर भी 2 पुल जाम को निजात दिलाने के लिए किए गए हैं, उनकी क्या स्थिति है? इनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। NH 80 जो है हम लोग के यहाँ, वो मोकामा से लेके भागलपुर तक जो लाइफ लाइन कहने वाली रोड है, वहाँ 2 पुल है जो कि वो बहुत ही अति आवश्यक है। एक घोरघट पुल और एक बरियारपुर में रेलवे ओवरब्रिज, और एक चंपा नाला पुल जो नाथनगर में पड़ता है भागलपुर के निकट। वो आज 10 साल से वो उपेक्षित है, वो आज तक नहीं बन पाया है, जिससे दूर से आने वाले सभी गाड़ियां बंद है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और जाम की स्थिति एकदम लगातार जारी है। ये शहीद स्मारक है और शहीद स्मारक पर हर दिन शाम को यहाँ तारापुर की इस जगह पे तमाम बुजुर्ग आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये जानते हैं उनसे वो किस तरह से अपने शहर को देखते हैं। इतने सालों से आप शहर को देख रहे हैं, आज़ाद भारत को कराने में यहाँ का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। विकास के लिहाज से क्या आपको लगता है, क्या हुआ है? यहाँ विकास के नाम पर तो हुआ है बहुत कुछ, लेकिन यहाँ नाला के विषय में किसान के सबसे ज़्यादा समस्या है कि बड़वा नदी से बालू उठाव होता है, वो नीचे चला गया सतह, किसान को इस जगह भारी दिक्कत हो रहा है पटवन के लिए। ये समस्या सबसे ज़्यादा तारापुर की समस्या है, या अगल बगल के किसानों को है, इससे निजात दिलाया जाए। क्या इस समस्या को आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रखा क्या? देखिए, समस्या शब्द समस्या रह ही जाती है, इसको किसी ने सॉल्व नहीं किया आज तक। अब विकास एक राजनीतिक भाषा है और कुछ नहीं है, देखने को नहीं मिलता है। यह एक भाषा है राजनीतिक, और समस्या समस्या ही है। जब समस्या शब्द ही उठ जाएगा तो कहाँ, उसको नहीं सॉल्व किया है किसी ने आज तक। चाचा, आपके लिहाज से क्या समस्याएं हैं शहर की सबसे बड़ी? यहाँ पर किसानों को जो है कहीं पर पानी की व्यवस्था है, किसी को कहीं उपज हो सकता है क्या? अपना अपना निजी नलकूप जो है जो बना सका, या उसमें से थोड़ा ही पानी मिला, लेकिन ये कहिएगा कि यहाँ पर खेती करने लायक पानी हो सकता है, असंभव। सिंचाई की तमाम योजनाएं तो लागू की गई हैं, डीजल में सब्सिडी देने की बात की गई है, नलकूपों में नहर बनाने में। हाँ, तो पानी कहाँ से आएगा? डीजल में ना ज़्यादा मिलेगा, पानी कहाँ से लेगा? लोग डीजल खरीद ले सकता है, पानी कौन देगा? तारापुर में बाईपास भी होना जरूरी है। रोड जो है संकीर्ण हो गया है, इसलिए बाईपास 2 जगह होना महा जरूरी है। सड़क रोज का जाम रहता है यहाँ तारापुर में। जाम ये रहता है, लेकिन 2 पुल जो बन रहे हैं वो पिछले कई समय से अधूरे पड़े हैं। वो भी तो है, लेकिन यहाँ का तारापुर का लोकल मार्केट के लिए एक जरूरी व्यवस्था है, जो बाईपास निकाल के रोड निकाला जाए, जो कि बाहर की गाड़ी बाहरे जाए, नहीं तो ये जाम जो है हमेशा जाम रहता है, 24 घंटे जाम रहता है। रोड की समस्या है हर गांव की, बहुत गांव ऐसा है जो कि मैंने रोड आज तक बना ही नहीं है। विकास के पैमाने, रोड, सड़क, बिजली, पानी, बिजली की क्या जरूरत है यहाँ पर? बिजली तो नगण्य है पूरा, मतलब 24 घंटा में कखने आएगा कखने जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। सरकार तो बराबर कहता है कि हम तो 24 घंटा बिजली देंगे, लेकिन सिर्फ कह कहीं रह गए और ऐसा कोई सुधार हुआ नहीं है। इस पर सुधार होनी चाहिए। अब रहा सवाल कि अभी बिहार सरकार परिवर्तन और मन रहने की लड़ाई चल रही है। अब जब बिजली नहीं होगा बढ़िया से रह के क्या करेगा ये सरकार? जहाँ विकास के तमाम ऐसे मसले हो, वहाँ पर जब बिहार अस्मिता को लेकर बहस होती है, स्वाभिमान को लेकर बहस हो रही होती है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो लोगों के जो मुद्दे हैं, जो आम जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं पीछे चले जाते हैं? देखिए, नेता लोग आते हैं अपना समय पर अपना वर्क करके चले जाते हैं। अभी चुनाव का समय आया, जो वादे करके जाते हैं वो उसको पूरा करते नहीं है। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं यहीं पर देखा जाए कि नाला बना हुआ है, नाला अपूर्ण है, उसको बनाते बनाते ही बीच में छोड़ के चला गया।
बीच में खाली छोड़ दिया गया, उसमें गड्ढा में आदमी जा रहा है, उसको धीरे धीरे लोगों ने भर दिया। अभी देखिए हमारे यहाँ अनुमंडल न्यायालय बना है, अनुमंडल न्यायालय 1999 में बना, 10वां महीना में, लेकिन आज तक वहाँ पर किसी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं करा है। न भवन है, न मजिस्ट्रेट है, न उसको इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है। अधिवक्ता लोग जो बैठते हैं वो झोपड़ी में बैठते हैं। इलाके में कई तमाम मंदिर हैं, इसकी अपने पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा महत्व है। क्या लगता है कि इलाके को इस तरह से विकसित किया गया है कि उस पर्यटन के महत्व से रोजगार भी उपलब्ध किया जा सके? पर्यटन का तो है, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर माँ टिल्डिया मंदिर है, जहाँ पे पर्यटन के लिए काम किया जाए तो यहाँ पे लोगों को रोजगार के लिए काम किया गया है। किया नहीं गया है, लेकिन किया जाए तो रोजगार मिल सकता है। इसमें 100 परिवार का रोजी रोटी चल सकता है। देवरा है बगल में 10 किलोमीटर दूर है, धूल पहाड़ी है, पर्यटन के लिए है जगह। बगल में खड़गपुर झील है, आपका भीम बांध माने हिंदुस्तान लेवल पे झील है। देवरा के क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्याएं हैं, उसके लिए क्या किया है सरकार? हम किसानों के लिए यहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। एक सिंचाई की सुविधा के लिए बदुआ डैम है जो मृत प्राय हो गया है। जैसे हमारे अग्रज ने बताया अभी कि नदी की इतनी खुदाई कर दी गई है, वहाँ से बालू की इतना उठा हुआ है कि वो पानी जो है हमारे केनाल में आता ही नहीं है और वो पानी जो है नदी में रह जाती है और हम लोग बिल्कुल सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। बदुआ नदी की यही स्थिति है, सरकार की यही स्थिति है, न बिजली है, न रोड है, न सुई है, न रुई है, कुछ नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको कम तरजीह दी जाती है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जब शुरू होता है? देखिए, चुनाव के टाइम में तो लोग वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उस वादे को लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। जो मूलभूत यहाँ की मुख्य जो समस्या है, जो बदुआ जलाशय से बालू का उठाव है, वो आज बिल्कुल मृत प्राय है। यह चूँकि क्षेत्र जो है वह धान का कटोरा कहा जाने वाला क्षेत्र है। 18,718 हेक्टेयर भूमि उस डैम से पटवन होता है। इतने सालों से आप देख रहे हैं इलाके को, इलाके की समस्याएं कौन सी दूर हुई हैं पिछले 20-30 साल में? अगर पूछें किस तरह की तब्दीली आपने महसूस की और आज की तारीख में क्या वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि चुनाव में सबसे बड़े होने चाहिए लोगों के? हमारे लिए सबसे बड़ी मुद्दा है कि आदमी के खून में ही प्रदूषण भरा हुआ है। मुद्दा पर क्या बात करें, लोग विकास के लिए खड़ा कोई नहीं होता है। वो सभी लोग अपना विकास या कुर्सी की भूख के लिए खड़ा होते हैं। किसी को जनता की सेवा से मतलब नहीं है। मुझे तो घृणा होती है आज के प्राय किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नेता का अब चरित्र हो गया है। कुर्सी की भूख है, सेवा की भूख नहीं है। इस इलाके की अपनी ऐतिहासिक पहचान है। जैसा हमने पहले ही बताया कि हर शाम को यहाँ पे तमाम बुजुर्ग आते हैं, इस शहीद स्मारक पर बैठते हैं और चर्चा करते हैं इस शहर के विकास की, क्या हुआ है, कितना और आगे विकास की ज़रूरत है शहर को। लेकिन आज वो उदासीन है। उनको लगता है कि किसी भी नेता में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि जो जनता की जो मूलभूत सुविधाओं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके लिए काम करे। उससे उसका अब सरोकार नहीं रह गया है। वो एक कनेक्ट टूटता जा रहा है पिछले कुछ समय में। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनकी समस्या आज भी बिजली, पानी, व्यवस्था और सड़क, यहाँ का जाम जो लगता है इतना ज़्यादा, ये सारी इनकी समस्याएं हैं। तो ये था रण क्षेत्र तारापुर से। तो ये था तारापुर का सूरत हाल और अब आपको दिखाते हैं मोहनिया रण क्षेत्र का हाल, जहां पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने वहां के लोगों से बात की। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेज पकड़ रहा है। रण क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में और यहाँ की जनता जनार्दन हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि आखिर मोहनिया के असल मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आप बताइए कि मोहनिया विधानसभा में सबसे अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? यहाँ पानी की समस्या है कि जनता पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए मर रही है। पानी पीने के लिए भी नहीं है, लेयर चला गया है नीचे, पानी है नहीं यहाँ। ये बताइए कि कृषि बहुल इलाका है, धान की खेती खूब होती है, ये जो कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि सिंचाई की सुविधाएं विकसित हुई हैं कुछ वर्षों में? नहीं, यहाँ पर विकसित कुछ नहीं हुई है। यहाँ पर सिंचाई के लिए तो बहुत सुविधा नहीं है। आपसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि कैमूर जिले में नहर भी है, जो है एक बड़ी परियोजना भी है, क्या उसका फ़ायदा यहाँ आपके विधानसभा में जनता को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है।
जो दुर्गावती जलाशय परियोजना है उससे पानी हमको मिल रहा है। बहुत इलाके हैं जहाँ पानी नहीं मिल रही है, पानी बिना धान सूख रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे जहाँ मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। आपको क्या लगता है कितना बदला है आपके जो कैमूर जिला है उसका ये मोहनिया विधानसभा? मोहनिया विधानसभा यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी अभाव है। ऐसे 10-15 साल में यहाँ पर बहुत अच्छा डेयरी सिस्टम लगा है, कैमूर होटल बना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो कैमूर है यहाँ का लगभग 50% इलाका पहाड़ी है और पहाड़ी एरिया में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खास करके शिक्षा जहाँ आम लोगों तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। वो सुदूर इलाके में सही ढंग से कार्य नहीं हो पा रहा है। विस्तार तो हुआ है, स्कूल तो दिख रहे हैं, क्या वहाँ पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, स्तर तो थोड़ा सा गड़बड़ाया है। नीतीश कुमार जी के राज में अच्छा हुआ है, बड़े पैमाने पर सर्विस दिए हैं, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए, जो एजुकेशन में जो क्वालिटी है वही नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है जब अब चुनाव सामने है तो आपके विधानसभा में सबसे असल मुद्दा क्या है? लोगों की आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिजली, पानी, सिंचाई के साथ साथ शिक्षा जो है लोगों का आम मुद्दा है, और ख़ास तौर पर गरीबों की, क्योंकि हम लोगों का जो विधानसभा क्षेत्र है बहुत ही नहीं बहुल क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है में गिनती होता है इसका। इसलिए लोगों की जो आम समस्याएं हैं और जो समस्याएं हैं उसको धरातल से जोड़ करके उसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर लोग यहाँ के जो विधायक चुने जाएं ध्यान में रखें तो हम लोगों के विधानसभा का अच्छा विकास हो पाएगा। आप ये बताइए कि बहुत आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। कोई कह रहा है जंगल राज की वापसी हो रही है, कोई कह रहा है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, जबकि नीतीश बाबू के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि बिजली को लेकर बहुत काम हुआ है, सड़कों को लेकर काम हुआ है। आपको क्या लगता है कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, और यहाँ मोहनिया में आपको क्या लगता है? खास करके अभी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है, थोड़ी बहुत है, इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अफसरशाही तो बढ़ी थी, इस अफसरशाही को कम करना। भ्रष्टाचार इधर कुछ दिनों से बढ़ी है। अगर इसको रोक न लगाएंगे लोग तो विकास हमारे राज्य की विकास और नीचे स्तर पर आएगी। इसके लिए हम लोग को सोच को बदलना होगा। जो भी हमारे विधायक अगर चुन करके आते हैं हम लोग को वही चुनाव भी करना है, अच्छे विधायक की चुनाव करना है जो क्षेत्र में बड़े सही ढंग से काम कर सकें। अच्छे विधायक का चुनाव करना है। हम यहाँ पर बात करेंगे मोहनिया में कि जनता आखिर क्या सोचती है कि उसके विधायक में सबसे अहम गुण क्या होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। चूंकि मुद्दों की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में कमी होनी चाहिए, इसका जिक्र यहाँ पर मोहनिया में जनता कर रही है। आप दादा बताइए, आप जो विधायक चुनना चाहते हैं उसके अंदर सबसे बढ़िया गुण क्या देखना चाहते हैं? उसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि वो जीतने के बाद पब्लिक से पूर्व की तरह जुड़ा रहे। युवाओं के लिए नौकरी है क्या यहाँ? युवाओं के लिए अभी तो रोजगार नहीं है वैसा, क्या लोग बाहर जाते हैं। उद्योग धंधे हैं क्या जिले में या फिर आपकी विधानसभा में? नहीं, उद्योग धंधे उतने नहीं हैं। चावल का इलाका है, हम कह रहे हैं खेतीबाड़ी के लिहाज से धान बहुत होता है, राइस मिलें हैं व्यक्तिगत निजी स्तर पर, लेकिन बड़ा उद्योग है कोई क्या कृषि से जुड़ा? नहीं, कृषि से जुड़ा कोई उद्योग नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपके मन में क्या है कि किस मुद्दे पर नेता वोट मांगे? क्षेत्र का सबसे मेन अहम मुद्दा है यहाँ उद्योग धंधे, नए उद्योग धंधे लगे जिससे युवाओं को रोजगार मिले, और नए उद्योग धंधे कृषि से संबंधित और व्यवसायियों को सुविधा बढ़े, जिससे जो है कि सारे क्षेत्र का विकास और हमारे विधानसभा का विकास और तेज़ी से हो। बिल्कुल, कैमूर के रोहनिया विधानसभा का विकास तेजी से हो, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग धंधे लगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। आप युवा हैं, बताओ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है बढ़िया क्या यहाँ पे? नहीं सर, पढ़ाई की यहाँ व्यवस्था नहीं। यहाँ से बच्चे लोग भभुआ जाते हैं पढ़ने, भभुआ विधानसभा में। सुबह बच्चे उठते हैं 5-6 बजे, बस पकड़ते हैं, बस पकड़ के कोचिंग करने भभुआ जाते हैं। क्या चाहते हैं आप एक युवा के तौर पर, क्या होना चाहिए यहाँ? सर मेरी मांग दो ही है कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो बच्चे बाहर जाते पढ़ने वो बच्चे यहीं पे पढ़ें, प्लस में उन बच्चों को रोजगार मिले जो BA, BEd, MA करके बैठे हुए हैं। रोजगार मिलना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? युवा तो कह रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए, आपकी नज़र में और क्या मुद्दा है? यह कैमूर की जनता असुरक्षित है, न यहाँ पानी की व्यवस्था है, न यहाँ किसी की सुरक्षा की व्यवस्था है। आए दिन यहाँ चौमुहानी पर
किसी का मर्डर हो जा रहा है तो कोई पैसा लेके भाग जा रहा है। हम लोग को सुरक्षित जनता, सुरक्षित विधायक चाहिए, सुरक्षित जनता होना चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, हर आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षित बिहार चाहिए। और एक जो शिकायत रहती है आम जनता की कि राजनेता चुनाव के वक्त तो खूब आते हैं लेकिन जीतने के बाद जो है उतने मिलनसार नहीं होते, अपने इलाके का दौरा कम करते हैं। हम और बातचीत करेंगे यहाँ पर मोहनिया में जो कैमूर जिले में आता है जनता से कि आखिर उनके असल मुद्दे क्या है। आपसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या असल मुद्दे हैं यहाँ के? 3 यहाँ के असल मुद्दे हैं, सिंचाई, शिक्षा, बेरोजगारी। ये तीनों अगर दूर हो जाए तो मोहनिया हमारा जो क्षेत्र है एक बहुत अच्छा क्षेत्र बन के उभरेगा। सिंचाई जो कह रहे हैं नहर की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये 3 इस पे काम नहीं हुआ है क्या? जी काम हुआ है लेकिन टेल तक पानी आज तक नहीं पहुंच पाया है। और शिक्षा को लेकर? शिक्षा कुछ हद तक प्रोग्रेस हुई है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ। बताया गया कि उद्योग धंधे नहीं है, उस पर तो लगता है कि कोई प्रगति नहीं, कोई प्रगति नहीं है। उद्योग धंधे में कोई प्रगति नहीं है, लोग यहाँ बेरोजगार हैं। आप बताइए दादा कि ये जो कह रहे हैं सही, आप इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि नहीं? हमारे पांडे जी के कहना एकदम सही है। शिक्षा की व्यवस्था कमी है, सिंचाई की व्यवस्था की कमी है। सिंचाई आई है लेकिन हमारे खेतों तक पानी नहीं आ पा रही है। ये इनकी बातों से मैं सहमत हूँ। मतलब नहर हुई लेकिन अभी न टेल तक पानी पहुँचा है, ना साफ सफाई है, ना नहर का विस्तार। जी एकदम सही। नगर पंचायत होते हुए भी हमारी सुविधाएं नहीं है। क्या मुद्दा आपको लगता है सबसे असल मुद्दा है? सबसे पहले यहाँ तो मुद्दा है इरिगेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट में तो ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लगा दे या टेक्निकल पॉइंट्स का टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दे, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दे, तो उस स्थिति में यहाँ के युवा थोड़ा सा रोजगार पाने के लिए हकदार होंगे। इसके साथ साथ मान लीजिए इरिगेशन होगा तो यहाँ ये एससी रिजर्व क्षेत्र है, उस स्थिति में थोड़ी सी गरीब तबके के लोग यहाँ हैं और पानी की अगर सुविधा होती है तो खेतीबाड़ी का काम होगा। लेकिन यहाँ सदियों से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम लोगों के बगल से नहर जाती है और निकल जाती है आगे, हम लोगों का खेत सूखा का सूखा रह जाता है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में सही मुद्दों पर राजनीति हो रही है क्या? बिहार सरकार शिक्षा पर कितना बल दिया। आज पूरे क्षेत्र में उत्क्रमित हाई स्कूल किया, बच्चे एडमिशन लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक की व्यवस्था नहीं किया। 10+2 किया, बच्चे एडमिशन लिए, वहाँ साइंस के टीचर नहीं है तो आर्ट के टीचर नहीं है। आपके पास हम आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि शिक्षा की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, और कौन से अहम मुद्दे हैं मोहनिया में? सुरक्षा की व्यवस्था मोहनिया में बिल्कुल ही खराब है। यहाँ हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए अस्वस्थ नहीं है। बच्चा जब घर से निकलता है, मोहनिया आता है, तो पेरेंट्स बिल्कुल ही चिंतित रहते हैं कि सकुशल घर पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। एक भाई साहब बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, यहाँ पे आए दिन किसी का रिक्शे पे मर्डर हो जा रहा है, तो किसी का गोली मार के हत्या हो जा रहा है, किसी का डंडे से मार के मर्डर हो जा रहा है। ये मोहनिया विधानसभा में बिल्कुल ही आदमी असुरक्षित है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। आप बताइए कि कानून व्यवस्था पे बात हो गई, शिक्षा पे बात हो गई, सिंचाई पे बात हो गई, ये मुद्दे क्या राजनेता जो यहाँ के हैं वो उठा रहे हैं क्या? चुनाव के वक्त हर एक मुद्दा उठाते हैं, आप मुद्दा को साथ में लेकर चलते हैं, सारी मुद्दाएं लिखते हैं, लेकिन जो वहीं यहाँ से जीत कर जाते हैं जनता की समस्या को भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं यहाँ जनता के द्वारा, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपकी नज़र में कोई और मुद्दा है जो बहुत महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मोहनिया विधानसभा है, यहाँ पे 70 से 80% जो हैं यहाँ पे लोग कृषि पे आधारित हैं और यहाँ की जो मूल समस्याएँ जो हैं वो सिंचाई से लेके हैं। यहाँ पे 4 सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है और यहाँ पे लोग भूखमरी की स्थिति में पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। नहर तो है? नहर नहीं है सर। आप जैसे बता रहे थे एक भाई साहब की दुर्गावती जो परियोजना की बात कर रहे थे, तो वहाँ से हमें पानी मिलती है। हमें नहीं लगता है कि अभी तक वो शुरू हो चुकी है। ये 30 सालों से चली आ रही है। बहुत सारे मंत्री आए, अपना कमिटमेंट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये बात गई है, लेकिन वो अभी तक सुचारू रूप से वो चालू नहीं किया गया है। तो मेरे समझ से सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है सिंचाई का मुद्दा है। नहरों में टाइम पे पानी आना चाहिए। कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा में जनता ने अपने मुद्दे उठाए, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की जो हालत है उस पर चर्चा की। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर रहा, चूँकि ये पूरा इलाका कृषि प्रधान है, 70 से 80% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है, लिहाजा खेतों तक पानी पहुँचे, सिंचाई की सुविधा हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर यहाँ पर सामने आया है। रण क्षेत्र में कैमरामैन संजय जनक के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, मोहनिया,
कैमूर। तो आज रण क्षेत्र में आपने देखा तारापुर और मोहनिया की तस्वीर, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दो अलग अलग क्षेत्रों का या कहें रण क्षेत्रों का हाल आप तक लाते रहेंगे। तो आज के लिए इस कार्यक्रम के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।